अभी तक हमने समझा कि बैलेंस शीट में इक्विटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, एक बेसिक लेवल में। हमें ये भी समझ में आ गया बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट है और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी कंपनी का। अब हम समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट लिंक होते हैं बैलेंस शीट से। प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले हम समझें कि प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर अ पीरियड, इज फॉर अ पीरियड। जैसे एक 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक साल के नेट प्रॉफिट कितना है। एंड अगेन प्रॉफिट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे बात करें तो सबसे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहला लाइन आइटम होता है आपका रेवेन्यू, या इसे सेल्स भी कहा जाता है। तो अगर मैं अगेन बॉटल्स का ट्रेड कर रहा हूँ तो मैंने एक पीरियड में, मतलब लेट अस से फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में, तो 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून 30 जून तक मैंने कितने रुपए के वैल्यू के मैंने बॉटल्स सेल किया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होती है तो चाहे कैश में सेल हो या क्रेडिट में हो, मतलब उधार में हो, हम दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ टाइम इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ कैश आया नहीं आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ उस ड्यूरेशन में सेल हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हमने सेल किया तो लेट अस से यहाँ पर हमने सेल किया, लेट अस से लेट से 10 करोड़ रुपीज का। अब जैसे ही हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्वियसली जैसे एक पीरियड में हमारा सेल्स हुआ है, तो अब यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं तो एक पीरियड में हमारा कॉस्ट भी इन्वॉल्व हुआ होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ जब हम सबसे पहले जब सेल्स देखते हैं तो जितने रुपए का सेल्स या जितने वैल्यू का हमने सेल्स किया है उतने ही वैल्यू का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें लेस करना है। ये होता है हमारा लेस। ये लेस हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसे हम ये भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से भी ये जाना जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस करेगा वैल्यू को, ये रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर जैसे 10 है तो मान लीजिए हमने 7 करोड़ की ये परचेज की है। अब हमारे लिए बचा क्या, तो टेक्निकल भाषा में अगर बोलें कि अगर मैं बॉटल्स का बिजनेस कर रहा हूँ तो बॉटल्स मैंने 10 करोड़ के 3 महीने में बेचे हैं, और उस बॉटल्स को बेचने के लिए मैंने कितने रुपए में खरीदा था या कॉस्ट मेरा कितना लगा गुड्स सोल्ड का, 7 करोड़ रुपया। मेरे पास बचा कितना, रिमेनिंग 3। तो इसे जनरली कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट हम फिर से लेस करते हैं इसमें। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कई बार डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है कई जगहों पे। तो डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, समवेयर ऑन द सेम लाइंस, दीज आर ऑन समवेयर ऑन द सेम लाइंस। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या रिड्यूस होता है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो SG&A भी आपको मिलेगा, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की तरह भी मिलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर में आप समझिए कि ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गया, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बोलें तो जो गुड्स मैंने परचेज किया, तो गोडाउन अगर मेरा नहीं था जहां पर मेरे बॉटल्स रखे हुए थे तो वो गोडाउन मोस्ट लाइकली रेंटेड था। मैंने अपना हेड ऑफिस एस्टैब्लिश किया था, एक ऑफिस एस्टैब्लिश किया था, उस प्रीमाइस का मैं रेंट दे रहा था। ऑफिस में ऑफिशियल वर्क्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ को रखा तो उनकी सैलरीज। नोट, वेजेस अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो वेजेस अगर आपने दिया है लेबर को तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो लेट अस से यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है 1.5 करोड़। तो रिमेनिंग जो हमारा यहाँ पर बचेगा 1.5, इसे कई बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और लाइन ऑफ एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इसके बाद ऑब्वियसली अगर कंपनी ने डेट लिया है, अब डेट का मतलब क्या हुआ, अगेन जैसे हमने बोला लोन
यहाँ पर अगर आप देखें तो लोन कंपनी ने लिया है तो कुछ इंटरेस्ट भी तो पे करेगा 3 महीने का। 3 महीने के लिए हमने 1 करोड़ को यूटिलाइज किया है कुछ एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, तो उस फाइनेंस का कॉस्ट 3 महीने का हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट लेटस से हमने 0.5 पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए बचा कितना यहाँ पर 1। ये हमारा हो गया पीबीटी। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम क्या लेस करते हैं, यहाँ पर हम लेस करते हैं ऑब्वियसली टैक्स एक्सपेंसेस, और लेट अस से 0.25 इज टैक्स। ये हमारा 0.5 प्रॉफिट बचा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये हमारा प्रॉफिट है और ये जितना भी प्रॉफिट है ये कहाँ पर जाएगा। अब रेवेन्यू टॉप लाइन आइटम है। टॉप लाइन आइटम मतलब जब पीएनएल बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा गया, उसके बाद हमने अलग अलग एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया। ऑब्वियसली जब प्रेजेंटेशन हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में तो इस तरीके से प्रेजेंटेड नहीं था, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है एनालिसिस के समय में हम करते हैं। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है, आप अगर ध्यान से देखें तो इस सिचुएशन में हमारे लिए दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी और यहां पर हमारे लिए हो गया एक तरह से लाइबिलिटी। इक्विटी की अपनी अर्निंग्स, मतलब उस क्योंकि उसने बिजनेस में रिस्क लिया है तो उसे भी पैसा चाहिए, और जिसने लोन दिया है उसे भी अपना पैसा चाहिए। अब ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है लोनर्स को। तो इमेजिन करिए आपने इस कंपनी को लोन दिया है तो आपको क्या चाहिए, ब्याज। तो ब्याज कंपनी ने यहां पर पे करके सबसे पहले पे ऑफ कर दिया। अब ये प्रॉफिट बचा है, तब सोचिए ये प्रॉफिट किसका होगा। ये प्रॉफिट है ओनर का। क्यों है ओनर का, क्योंकि ओनर ने ही तो रिस्क लिया है। क्या पता ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर यहाँ 11 होता तो लॉस होता, ब्याज तो देना ही पड़ता, तो ये नुकसान किसको झेलना पड़ता, ओनर को। तो प्रॉफिट किसको होगा, ओनर को। तो ये प्रॉफिट भी हमारा ओनर के लिए ही जाएगा। इसका मतलब एक पीरियड के बाद में अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो ये 0.75 जाएगा कहाँ पर, ये हमारा जाएगा इस पॉइंट पे 10 के पास में। सो यहां पर होगा एक रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से, यहां पर हमारा ऐड हो जाएगा। क्या चीज होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स 0.75। ये होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स 0.75। अब देखा जाए तो जैसे ही हमने ये रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया, तो ये देख रहे हैं कि हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वेर एज एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हुआ। अब ये लिंक कैसे होगा, हमने पिछली वीडियो में बात किया था इक्विटी एंड लाइबिलिटी, विच इज इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। एंड वी ऑल्सो सेड दैट दिस इक्वेशन स्टेज कांस्टेंट फॉरएवर। कभी भी इसमें गैप्स नहीं होता है। अगर गैप है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर हुआ है रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, जर्नल एंट्रीज में, अकाउंटिंग प्रोसेस में। अब थियोरेटिकली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मान लीजिए कि ये सारा का सारा एक्सपेंसेस कैश में हुआ है। इमेजिन करिए ये सारा कैश में हुआ है। तो अब मान के चलिए कि 10 करोड़, मैंने हालांकि स्टार्टिंग में बोला ये सेल्स हमारे कैश नॉन कैश दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप मानिए कि कैश में है। इस केस में होगा क्या, 10 करोड़ कैश इनफ्लो फॉर द कंपनी, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कंपनी के गले में 10 करोड़ आएगा, 7 करोड़ जाएगा, फिर 3 करोड़ बचा, उसमें से 1.5 करोड़ इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, फिर ईबीआईटी बचा 1.5 करोड़। आपने 50 लाख रुपया ब्याज दिया, और 50 लाख रुपया ब्याज देने के बाद में आपने 50 लाख ब्याज देने के बाद में 25 लाख रुपया टैक्स दिया, बचा कितना, 0.75। मतलब आपके गले में या फिर आपके कैश बॉक्स में 0.75 करोड़ है। मीन्स योर नॉट योर टेक्निकली नॉट ऑन योर कैश बॉक्स बट एक्चुअली इन योर बैंक अकाउंट 0.75 मीन्स आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां पर कहीं ना कहीं आपके टोटल होगा 0.75। तो दिस शुड कम फ्रॉम हियर इटसेल्फ व्हिच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं मान लूं क्योंकि कि अगर ये सारा कैश ट्रांजैक्शन है तो ये सारा का सारा आएगा कहां से, इधर में लिंक कर जाएगा, और हमारे जो कैश बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। तो मैं अगर मान के चलूं कि ये सारा का सारा टोटल इज गेटिंग लिंक्ड ओवर हियर, तो ये वाली वैल्यू कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली यहां पर हमारे पास में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने ये समझा। अब नेक्स्ट वाले में हम वीडियो में फिर से समझेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक्चुअली, क्योंकि
क्योंकि एक्चुअली में पीएनएल स्टेटमेंट, हमारे जितने भी पीएनएल स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस है, ये नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं। तो कैसे कैश फ्लोस ट्रांजैक्शंस को ये चेंज करता है और इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में हम समझेंगे अगले वीडियो में।